तो देश भर में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गैस सिलेंडर के दाम भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। क्या कुछ कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, राहुल जी हमेशा बिल्कुल पॉजिटिव सुझाव केंद्र सरकार को देते रहे, मगर जिस तरह का मोदी सरकार विपक्ष के नेताओं को हाशिए और निशाना बनाती है, जिस तरह से मजाक उड़ाती है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। विपक्ष की आवाज़ को दबाने का, चाहे मोदी सरकार हो चाहे योगी सरकार हो, आज मोदी जी कहा करते थे, तमाम पब्लिक मीटिंगों में उन्होंने कहा है कि मेरे भाग्य से अगर पेट्रोल के डीजल कम काम हो जाते हैं तो विपक्ष को कहने का अधिकार नहीं है। आज विपक्ष सवाल कर रहा है कि मोदी जी बताइए कि आपने 2014 में कहा, 2017 में कहा, आप क्यों नहीं पेट्रोल डीजल के दाम कर पा रहे? आम आदमी की आपने कमर तोड़ के रख दी है। आखिर आम आदमी कहां जाए? अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से महंगाई बढ़ेगी। आज उत्तर प्रदेश का किसान सड़कों पर है, देश का किसान सड़कों पर है। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोगों को शाम का भोजन नसीब नहीं हो पा रहा। मगर आप अडानी रेल बना रहे हैं, अडानी एयरपोर्ट बना रहे हैं, ये देश आपको माफ़ नहीं करेगा। लोकतंत्र में सरकारें आती और जाती रहती हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार ये कहती आ रही है कि पेट्रोल के डीजल तो पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजेश्वर पनोली जुड़ चुके हैं, जो कि अर्थशास्त्री हैं। राजेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। राजेश्वर जी, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम देश भर में बढ़ते चले जा रहे हैं और कुछ राज्य तो ऐसे हैं जो जहां पर जो पेट्रोल के दाम है वो शतक लगा चुके हैं। महंगाई की मार जनता पर लगातार बढ़ती चली जा रही है। आपका रिएक्शन? आप ठीक कह रही हैं। आज दिल्ली में भी लगभग शतक लगने वाला है, ऑलमोस्ट शतक के आसपास पहुंच चुके हैं और लगातार लगता ही चल रहा है, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं से न तो विपक्ष की बात सुन रही है, न आम जनता की बात सुन रही है। प्रोडक्ट के लगातार सारे प्रोडक्टों के प्राइजेस भी बढ़ते जा रहे हैं और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं से डीजल और पेट्रोल की प्राइजेस से डायरेक्ट आता है। सरकार को जहाँ पर बिल्कुल जी सरकारों को जहाँ पर अपने कुछ प्राइजेस कम करनी चाहिए, अपने जो इनपुट पे जो टैक्सेस लेते हैं उनको कम करना चाहिए। उस पर कम करने पे सरकार का शायद ध्यान बिल्कुल नहीं है। उसके वो कई लॉजिकल रीजन देने की कोशिश करते हैं जो बहुत ज्यादा डाइजेस्ट नहीं होते। सबसे बड़ा लॉजिकल रीजन तो देते हैं कि हेल्थ सेक्टर में उन्हें बड़ा अधिक खर्चा करना है। दूसरा आजकल लॉजिकल रीजन ये लगे कि हमने 6 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दे दिया, उसमें हमें पैसे खर्च करने हैं। लेकिन वो उन सब सारी बातों का कहना है, घुमा फिरा के बात यह है कि आप अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं? आप इधर से पैसे दे रहे हैं तो उधर से डीजल से वापस निकाल दे रहे हैं। अगर मुझे थोड़ा सा आप पैसे दे भी रहे हैं, मान लीजिए कोई पैकेज में आपने 10 रुपए का मुनाफा दे भी दिया, तो आपने सरसों के तेल के दाम मान लीजिए 100 रुपए बढ़ा दिए, उसका इम्पैक्ट तो हमारे ऊपर ही आ रहा है। हमारे आम जनता, मिल 10 रुपए रहे, देने हमें 50 100 रुपए एक्स्ट्रा रहे, तो मतलब हमारी जेब से 40-50 रुपए से सरकार 50 रुपए निकाल। सरकार के खर्चे कहीं आज तक कोई कम होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो सबसे बड़ा एक आम आदमी को जो टैक्स पे करता है या जो आज की डेट में महामारी में उलझ रहा है, उसकी सबसे बड़ी चिंता ये है कि हमारे पैसे जो खर्च किए जा रहे हैं, जो टैक्स के माध्यम सरकार के पास जा रहे हैं, उसका उपभोग हम न करके जो राजनीतिक सत्ता है और जो ब्यूरोक्रेटिक सत्ता है वो उसका इस्तेमाल करती जा रही है। उनके खर्चों में कहीं कोई कमी अगर हो रही हो तो बताई जाए, वो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही है। चाहे वो डीए बढ़ाने की बात करनी पड़ेगी, चाहे सैलरी बढ़ाने की बात की जाए, चाहे प्रमोशन की बात की जाए, चाहे राजनीतिक जो आका है उनके लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ने की बात की जाए। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते जा रहे हैं, किसके कहाँ से बढ़ते हैं? अल्टीमेटली तो हमारे और आपके आम जनता के पैसे से ही जाते हैं और उसमें पेट्रोल डीजल का इम्पैक्ट बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। कम से कम साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो है, उससे तो कम से कम कट करना चाहिए था, लेकिन वो सरकार शायद हमारी बातें सुनने को तैयार नहीं जी। और सबसे बड़ी बात यह है राजेश्वर जी, वैट कम करने की बातें कही जाती हैं, क्योंकि विपक्ष की तरफ से ज्यादातर कहा जाता है कि अगर राज्य अपने स्तर पर, राज्य सरकारें अपने राज्यों में वैट कम कर दें तो शायद पब्लिक को राहत मिल सकती है। कितनी राहत पब्लिक को मिल सकती है अगर राज्य सरकारें वैट कम करें तो? देखिए, हेल्थ जो है सब स्टेट सब्जेक्ट है, एजुकेशन हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, और उनके रेवेन्यू के सोर्सेज क्या बच गए?
एक पेट्रोल डीजल पे जो वैट लगाते हैं वो लग जाते हैं, दूसरा वो खनन उनन कुछ इस टाइप के एम्प्लॉय वहां से आती है, इनकम आती है। कुछ और छोटे मोटे उनके रिसोर्सेज और हो सकते हैं, जैसे कि लिकर के ऊपर जो एक्साइज लगती है, इसी जी टाइप के रिसोर्सेज है। जी तो स्टेट गवर्नमेंट के पास जीएसटी में पार्टिसिपेट करने के अलावा कोई ज्यादा रिसोर्सेज नहीं रहे। हम्म अब जब उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, अगर वो वैट में भी कम कर देते हैं तो उनको अपना स्टेट की सरकार चलाने में दिक्कत आ रही है। और वो बातें सारी सारी रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर आप वेट प्राइस देखेंगे या आप बॉम्बे में देखेगा तो 105 रुपए से पेट्रोल बढ़ गया, क्योंकि वेट का इम्पैक्ट ज्यादा है उसमें। तो इसलिए वहां की प्राइसेस बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनको खर्चा चलाने के लिए पैसे का साधन यहीं से। तो अगर तब तक कि केंद्र सरकार उसमें कहीं से इनपुट नहीं दे पाएगी, तब तक वो भी ज्यादा, मुझे नहीं लगता है कि कुछ चीजें कुछ ज्यादा कर पाएंगे। या तो आप जीएसटी का शेयर उनका बढ़ा दें, हम्म या उनको कुछ और तरीके से उनको कंपनसेट करें, हम्म या उनको बता दें कि भाई ये हेल्थ का जो है सारे खर्चे हम बर्दाश्त करेंगे। कुछ ऐसी चीजें जब तक उनके पास नहीं करेंगे, तब तक उनके खर्चे तो ऑलरेडी जो है एक्सीड करते थे, पहले भी एक्सीड करते थे। जब नॉर्मल इकोनॉमिक ग्रोथ चल रही थी, नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही थी, तब भी जी चल रही थी। जी तो मुझे लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट कोई बहुत ज्यादा कट करने की स्थिति में नहीं है। और ये किसी पार्टी की बात नहीं है, अलॉन्ग विद एनी पार्टी आप सब जगह देखेंगे हाल लगभग मोर और लेस वही है। हम्म राजेश्वर जी, एक आरटीआई में बड़ा खुलासा हुआ है और खुलासा ये हुआ है कि कोरोना काल के दौरान पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर कस्टम और एक्साइज ड्यूटी से केंद्र सरकार की जो कमाई है 56% से ज्यादा हुई है। ये तो सब जगह आ ही रहा है, ये तो दिखलाई दे, तो आरटीआई की जरूरत नहीं ना। आप हाँ सिंपल से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, पता चल रहा है हाँ कि 4 रुपए के करीब सेस बढ़ा दिया, लगभग 4 लाख करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा इनकम आ गई। लेकिन सरकार आपको बताएगी कि 4 लाख की जगह हम 6 लाख रुपए का खर्चा कर रहे हैं, 6 लाख करोड़ रुपए का, सॉरी 6 लाख करोड़। तो सरकार जो है, सरकार अपनी लॉजिक देती जा रही। सरकार क्या है, हम कहीं ना कहीं से हम लोग को लगने लगा कि सरकार अब हमारी तरफ नहीं होके बिल्कुल ये आम जनता की तरफ न होकर के हमें ही लॉजिक दिया जा रहा है। हाँ जैसे वो डिफेंड करना है, जैसे अब जनता को डिफेंड करना है कि जो पेमेंट करनी है वो आपको करनी है, हम्म सरकार ने तो लेनी है। हम्म वो सरकार आपको ही नहीं बताने को करने को राजी कि हम आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं। सहायता बता रही सरकार ही कहना चाहती है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। हम्म वो जो एक एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड तभी टूटता है कि सरकार को लगे कि हम कहीं बैकफुट पे है। सरकार कहीं बैकफुट पे है नहीं, विपक्ष कहीं दिखाई नहीं देता, विपक्ष का कोई इम्पैक्ट है नहीं। आप किसान आंदोलन को देख लीजिए ना, इतने समय चल रहा है, कोई इम्पैक्ट आ रहा है क्या? और क्या अगर इकोनॉमी पे इम्पैक्ट देखें, तो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट उसका भी कम से कम नहीं तो मुझे लगता है आज के डेट में अगर कैलकुलेट किया जाए तो 5-6 लाख करोड़ रुपए का इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट आ चुका। और वो इम्पैक्ट अल्टीमेटली कहाँ जाता है? वो घूम फिर करके इन्हीं सब जगह पे इम्पैक्ट आता है। तो अगर आप किसान आंदोलन की बात भी करें, उसमें भी देखें तो बड़ा लॉजिक दिया जाता था कि किसानों को अच्छे पैसे मिलेंगे और बिचौलिए खत्म हो जाएंगे। अगर बिचौलिए खत्म हो गए, किसानों को अच्छे पैसे मिले, तो कोई ये समझा सकता है क्या कि जो ऑयल प्राइसेज इतनी कैसे बढ़ गई, डीजल प्राइस, सॉरी ऑयल मतलब जो कंज्यूमर ऑयल जो हम कंज्यूम करते हैं, खाने का तेल, उसके प्राइसेज इतनी कैसे बढ़ गई, सब्जियों के प्राइसेज इतनी कैसे बढ़ गई, जब आप कह रहे हैं बिचौलिए खत्म हो गए। तो वो मतलब एक वो भी लॉजिक कहीं जो इकोनॉमिक्स है उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि आपने कोई बिचौलिए खत्म कर लिए, आपने उसको ट्रेड मार्किंग कर दी कि बिचौलिए खत्म हो गए। अल्टीमेटली वो पैसे प्रॉफिट नाम बदल गया कि बिचौलियों की जगह बोलने लगा गया कि ब्रांडेड कंपनियां आ गई, वो पैसे वो उनके जेब में जाने लग गए। आम जनता की बात वहीं की वहीं है, किसानों की हालत वहीं की वहीं है जो उसका प्रोड्यूसर है। इसी ढंग से हर जगह लेबर की हालत वहीं की वहीं है, उनकी आमदनियां सबकी कम होती जा रही है और लगातार ही होती जा रही है। ऐसा नहीं कभी कोई बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आ रहा। तो सबके जो आमदनियां कम हो रही है और चीजें बढ़ रही है। अब आप स्टील के दाम बात मानिए तो स्टील के दाम बढ़ चुके हैं, ट्रेवल की बात करिए तो रेलवे के दाम बढ़ चुके हैं। अमूल ने जो भी 2 रुपए की प्राइस बढ़ाई है, उसने कहा है हमारी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है। अब आप ये सोचिए कि कोरोना काल में कायदे से तो अगर देखा जाए कि जब चीजों की डिमांड कम हो गई तो मंदी आ जानी चाहिए थी, चीजों की कॉस्ट कम हो जानी चाहिए थी, जी लेकिन कॉस्ट कम नहीं हो रही थी, इनपुट कॉस्ट बढ़ती जा रही है। हाँ और अमूल ने भी यही लॉजिक दिया
कि हमारी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई। स्टील कंपनियां भी यही लॉजिक दे रही हैं कि हमारी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई। एयरलाइंस भी यही लॉजिक दे रही हैं कि हमारी इनपुट कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ द रनिंग ऑफ द एयरलाइंस वो बढ़ गई है। तो सबकी कॉस्टिंग बढ़ गई है। इसका मतलब कि महंगाइयां बढ़ गई है। महंगाई बढ़ने का इम्पैक्ट में से एक रीजन पेट्रोल और डीजल भी है। तो कई जगह डायरेक्ट है और कई जगह इनडायरेक्ट है। वो क्योंकि फ्यूल चाहिए आपको हर काम करने के लिए फ्यूल चाहिए, चाहे किसी भी टाइम का, चाहे आप पानी सप्लाई करेंगे उसके लिए फ्यूल चाहिए, आप बिजली सप्लाई करते हो उसके लिए फ्यूल चाहिए। फ्यूल का नाम बदला जा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको सबके लिए हाँ, फ्यूल चाहिए, और लेकिन फ्यूल ही राजेश्वर आपका जी, जो बेसिक। बिल्कुल बिल्कुल राजेश्वर जी, सवाल ये होता है क्योंकि हमारे यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता भी आते हैं, वो उनसे जब सवाल किया जाता है तो उनका साफ तौर पर ये कहना होता है कि नहीं, इसमें सरकार का तो कोई योगदान होता ही नहीं है, क्योंकि जो पेट्रोल डीजल की कीमत है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तय होती है, ना तो सरकार का इसमें योगदान है, ना सरकार रेट बढ़ा सकती है, ना कम कर सकती है, ना कोई आमदनी होती है। उनका साफ कहना है, वो पूरी तरीके से पल्ला झाड़ लेते हैं जो सरकार के प्रवक्ता होते हैं। वो प्राइसेज के ऊपर बात करते हैं। हाँ, वो प्राइजेज जो थी, कहते हैं कि मार्केट गवर्न प्राइस है। अगर आप उसको फैक्ट के साथ चेक करिए, मैं कई डिबेट में बोलता हूं कि जब आप अपना ब्लड टेस्ट करा के आते हैं तो उसके नीचे, रिपोर्ट के नीचे एक लाइन लिखी होती है कि आप इसको अपने जो आपके सिम्टम्स हैं, जो आपको प्रभाव दिखाई दे रहा है उसके साथ भी मैच कर लीजिएगा। तो जो प्रवक्ता जी जो बात कहते हैं उसको आप वैसे मैच करके देखिए, जब इलेक्शन आते हैं तो रेट कैसे रुक जाते हैं। इसका मतलब कि सरकार की शेयर न हो, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, 85% जो पेट्रोल और डीजल जो इंडिया में आता है या इंपोर्ट होता है, हाँ, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सरकार कंट्रोल करती है, चाहे बास्केट बनाने में, चाहे प्राइस निगोशिएट करने में, चाहे उन कंपनियों को, उनका जो कंपनियां इंडियन ऑयल से लेकर के बीपीसीएल से लेके एचपीसीएल से लेकर के, उस पे जो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है वो भी सरकार का कहीं ना कहीं से घूम फिर करके है। और सरकार का कुछ भी कहने का मतलब एक तरीके से आई वाश कह सकते हैं कि कहने के लिए है कि जो मार्केट ड्रिवन अगर होता तो हमेशा बढ़ता या हमेशा घटता या चीजों के साथ घटता बढ़ता। और उसमें आप समझिए कि 60% तो सिर्फ गवर्नमेंट के टैक्सेज हैं। अपनी टैक्सेस की बात भी तो करें। वो जो टैक्सेस थे, अगर आज से 7-8 साल पहले की बात करें या 2014 की बात करें, तो 60 रुपए की जगह वो टैक्सेस मुश्किल से 20-25 या 22 या 24 रुपए होते थे। तो टैक्सेस बढ़ गए, और वो टैक्सेस स्टेट के भी बढ़ गए और सेंट्रल के बढ़ गए। स्टेट के इसलिए बढ़ गए क्योंकि वैट को रिप्लेस कर दिया जीएसटी ने। तो जो स्टेट गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू के रिसोर्सेज थे वो सारे सेंट्रल के पास आ गए, सेंट्रल के काउंसिल के पास आ गए। तो वो जब पैसे देगी स्टेट को, तब वो स्टेट वाले खर्चा चलाएंगे। तो जो उनके रिसोर्सेज थे वो कहीं से कट डाउन हो गए। तो सारी रिसोर्सेज उनके कहाँ शिफ्ट हो गए? लिकर के ऊपर जी, और जो पेट्रोल डीजल इनके ऊपर जो वैट लगता है इसके ऊपर रिसोर्सेज उनके मेनली यहाँ पर शिफ्ट हो गए। हाँ, लेकिन ये बिल्कुल, और ये जो चीज है ये पब्लिक को पता नहीं होती है। सबसे बड़ी बात है, पब्लिक को नहीं पता होती और झूठ बोला जाता है पब्लिक से। अब साफ पता चल रहा है कि सरकार यहाँ पर बरगलाने की कोशिश हर चीज के मामले में करती है। देखिए, सरकार तो कर देगी। हाँ, पहले भी सरकारें होती तो वो भी यही काम करती थी। हाँ, ब्यूरोक्रेसी भी आपको ऐसे डाटा बना करके देगी जिसका जो उनके फेवर में होता है। ये सारी चीजें बताता, पहले कौन बताता था? पहले विपक्ष बड़ा स्ट्रांग था। वो छोटे से 10 पैसे या 1 रुपए के भी पेट्रोल या डीजल में कोई प्राइजेस बढ़ जाती थी तो सड़कों पर मिलता था। अब आपकी एलपीजी 25 रुपए की बढ़ गई, आपको कोई सड़कों पर मिल रहा है? अब वो ट्विटर नेता हो गए। वो ट्विटर नेता और जो सड़कों पे लड़ाई लड़ने का काम था, वो विपक्ष जो अब सत्ता में आ गया वो बड़े अच्छी तरह से करता था। और जो पहले सत्ता में था उसे सत्ता में रहने की आदत है हुई है। अगर आप उनके मैसेजेस पढ़ेंगे, ट्वीट पे पढ़ें, सोशल मीडिया पे पढ़ें, तो बार बार कहते हैं कि वो पर्टिकुलर मंत्री जो आज की डेट में मंत्री हैं या आज की डेट में ये हैं, ये लोग आजकल क्या कहाँ हैं? तो भाई उनको समझाना पड़ता है कि अब वो लोग सत्ता में है। अब उनका जो रोल है वो आपके पास शिफ्ट हो गया, आप परफॉर्म करो। तो जो विपक्ष है वो परफॉर्म नहीं करना चाहता, वो कहता है कि अब भी आप ही करो। मतलब वो सरकार में भी रहे और अपनी सरकार का विरोध भी करे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से विपक्ष एक नाजायज बातें हैं
और अपनी जो जो कमियां हैं उनको उन पे से लोगों का ध्यान हटाना है, खुद पे से ध्यान। क्योंकि जब आप सत्ता में बहुत साल रह लेते हैं तो आपको सड़क पे लड़ने की आदत खत्म हो जाती है। हो सकता है कि कल की डेट में, जो आज की डेट में सत्ता में लोग हैं, उतने एग्रेसिवली ये भी न लड़ पाए, क्योंकि इन्हें भी सत्ता में रहने की आदत हो गई। जी। कहा जाता है ना कि जो बड़े बड़े माँ बाप, बड़े अमीर माँ बाप का बच्चा जो होता है, हाँ। बहुत फिट नहीं होता है ग्राउंड लेवल पे लड़ाई लड़ने के लिए। कारण क्या होता है, वो एक एटमॉस्फेयर में रह लेता है। तो जो सत्ता में लोग रह चुके हैं वो एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में रह चुके हैं, वो जमीन पे लड़ने की उनकी आदत है नहीं। ये कांग्रेस या जो दूसरी पार्टियां हैं वो पार्टी नहीं है जो 1950, 1955, 56 के आसपास लड़ाई सड़कों पे लड़ करके आई हुई थी, या जो लोगों ने लड़ाई लड़ी थी उनके जो लोग, बचे हुए लोग जो थे, जो 1970, 1980 तक लड़ाई सड़क पे लड़ने की आदत थी, अब वो लोग नहीं रहे। अब एक नई जनरेशन आ गई है जो लगातार कहीं ना कहीं से ऐशो आराम में रही। उसको जैसे ही ऐशो आराम की कमी होती है वो सत्ता के साथ शिफ्ट हो जाती है। इसीलिए आप देखते होंगे कई बड़े बड़े नेता भी सत्ता के साथ शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें सड़क पे लड़ाई करने की आदत नहीं है। उन लोगों को सड़क पर लड़ाई करने की आदत नहीं है, और विपक्ष की तरफ से ये भी देखा जा रहा है कि आज की डेट में हो ये रहा है कि विपक्ष आवाज तो उठाता है लेकिन उस आवाज को सुना नहीं जाता है। विपक्ष एडवाइस देने की कोशिश करता है लेकिन उस एडवाइस को नहीं सुना जाता है। इसीलिए आज की मौजूदा सरकार पर आरोप लगते भी हैं कि आवाज को दबाया जाता है। क्या कहेंगे आप? आवाज को दबाया जाता है क्योंकि इसका मतलब विपक्ष कमजोर है भाई। लोकतंत्र में होता क्या है, लोकतंत्र में जब तक आप मजबूत नहीं होंगे, विपक्ष मजबूत नहीं होगा। अब विपक्ष मजबूत का ये मतलब नहीं होता है कि संसद में उसके कितने लोग हैं। विपक्ष का मजबूत क्या होता है कि संगठनात्मक रूप से कितना मजबूत है, सड़क पे लड़ाई करने के लिए कितना मजबूत है, उसके लीडरशिप कितनी मजबूत है, उससे आका जाता है। तो विपक्ष जो है ये कहता है कि हमारे एडवाइस नहीं मानते। जो विपक्ष एडवाइस दे रहा है वो भी कहीं ना कहीं से एक्सपर्ट से लेके एडवाइस देता है। आप कोई भी एडवाइस देख लीजिएगा, वो कहा जाएगा कि जी एक्स गवर्नर ने एडवाइस दी कि नोट छापो, इसने एडवाइस दी कि ये करो, क्योंकि वो भी किसी न किसी एडवाइस लेता है। लेकिन जो उसका अपना एक्चुअल काम है, अपना एक्चुअल काम था उसका कि उस चीजों को सड़क पे लेके लड़ाई लड़ता हो। जब तक कि देखिए प्रेशर ग्रुप लड़ाई नहीं लड़ता तब तक सरकार के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, किसी की सरकार हो, जब तक कि वो प्रेशर ग्रुप ठीक ठाक नहीं होता। हाँ, पहले ये माना जा सकता है कि 1985 या 1990 से पहले जो लोग नेता होते थे या जो राजनीतिक सत्ता में होते थे वो दर्द समझते थे आम जनता का। अब जो सत्ताएं आने लग गई हैं वो उनको आम जनता के दर्द, उनको ये पता है कि हमें वोट कैसे लेने और ये दूसरी पार्टियां हमें क्या सत्ता से हटा, ये कोई कारण है जिससे हम सत्ता से हटाए जा सकते हैं जी। उनको आज की डेट में लगता है ये लोग हमें सत्ता से नहीं हटा सकते और ना हमारी सत्ता पे इनसे इम्पैक्ट हो रहा है। और ये जब तक इम्पैक्ट, जब तक ग्राउंड लेवल पे नहीं दिखलाई देने लग जाएगा, मान लीजिए भी आज एक दो प्रदेश हार जाए जिसमें कि डायरेक्ट लड़ाई सिर्फ इसी पे हो कि महंगाई है और परेशानियां हैं और उसकी परेशानियों के कारण जो है सत्ता में लोग बैठे हुए हैं और वो अगर इलेक्शन हारने लग जाएंगे, आज जो बातें हमारी नहीं सुनी जा रही है वो सुनी जाएगी। एलपीजी को लेकर लगातार विपक्ष में सवाल उठा रहा है, क्योंकि हमने कल ही देखा है कि किस तरीके से 25 रुपये महंगा और ज़्यादा सिलेंडर हो गया और अलग अलग राज्यों की अलग अलग कीमत है। पेट्रोल डीजल के दाम अलग बढ़ रहे हैं, सिलेंडर के दाम अलग बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जो खाने का तेल है उसके दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। एलपीजी सिलेंडर में क्या सरकार की कोई भागीदारी है या फिर सरकार कम कर सकती है? क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता कहते यही हैं कि नहीं जी, हम उसमें भी कुछ नहीं कर सकते, ना हम पेट्रोल में कुछ कर सकते हैं और ना ही सिलेंडर में हम कुछ कर सकते हैं। महंगाई है तो महंगाई से जूझना पड़ेगा। आपका रिएक्शन? नहीं, वो तो कहना बड़ा अच्छा आसान है, फिर आप तो सीधे से बोलिए ना कि आप सरकार सत्ता में है क्यों? आप जब कुछ कर ही नहीं सकते जी तो फिर आप सत्ता में किस लिए? अगर कोई ऐसे कॉमन आदमी पूछे उनसे भाई कि आप सत्ता में हैं किस लिए, फिर आपने तो ये कर सकते हैं, न वो कर सकते हैं, ना वो कर सकते हैं, तो फिर सत्ता में इसलिए तो आप नहीं बनाए गए कि आपको कोठियां अलाउट हो जाए, आप संसद में बैठ करके अपने बनाए, आप कानून चलाए या आप भाषण दें या आप मन की बातें करें, हमारे मन की बातें न सुने, हमारे मन की बात सुनकर उस पर कार्रवाई न करें। इसलिए तो आप सत्ता में नहीं चुने गए थे ना। आप सत्ता में चुने इसलिए गए थे कि आप उन जो निराकरण है उसको, जो परेशानियां हैं उसके उनकी कमियां करिए। मान लीजिए कि मेरे को 100 रुपए की कॉस्ट पड़ती है किसी चीज को देने में और सरकार को भी पता है कि मुझे 100 रुपए से कम में मैं नहीं दे सकता, तो सरकार इसलिए होती है कि जो टैक्स की कलेक्शन होती है
उसमें से 10-15 रुपए मुझे दे, ये 10-15 रुपए आपको दिए, या आप आगे हमारी जनता को पास ऑन करिए। सब्सिडी क्या है? सब्सिडी भी वही एक तरीका है कि अगर एलपीजी के दाम इतने बढ़ रहे हैं तो सरकार को कम फॉरवर्ड होना चाहिए, कहना चाहिए कि हम हर सिलेंडर पे 200 रुपए हम देंगे, हमारी तरफ से 200 रुपए की कीमत कम होगी। अब ये कहे कि ऑयल कंपनी अपनी जेब से देने लग जाएगी, तो ऑयल कंपनी तो अपनी जेब से देगी नहीं। ऑयल कंपनी को तो आपने धीरे धीरे कह दिया कि तुम बिजनेसमैन हो जी, तुम बिजनेस की तरह चलाते हो, जबकि ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ऑयल कंपनी का ये नहीं था। ओरिजिनल कंपनी बैंकों का भी ये नहीं था। अगर आप काफी पहले जाएं तो कॉन्सेप्ट जो पब्लिक अंडरटेकिंग थी उनका कॉन्सेप्ट ये था कि ऐसा ना हो कि अनुचित प्रॉफिट कमाया जाए और चीजें और सुविधाएं कॉमन आदमी तक पहुंचाई जा सके, इसलिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बनी गई थी। इसमें से LIC भी है, BPCL भी है, IOC भी है, BHEL भी है, HAL भी है। ऐसी कई कंपनियां हैं जो पब्लिक कंपनी, ONGC भी है, जिनका कॉन्सेप्ट ये था कि आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे, आम जनता को आप सुविधाएं दोगे। वो सुविधाओं का जो नाम जो है आपने खत्म कर दिया। आप कह दिया कि आप व्यापारी हो जी, और सरकार कहती है हम व्यापार के लिए नहीं है जी। हम तो कहते हैं कि आप व्यापार के लिए नहीं हो, और आप व्यापारी कंपनियों को, आप व्यापार कंपनियां जो आपके अंडर में आती हैं ये भी व्यापार के लिए नहीं है। आप दोनों चीजें, आप दोनों लोग व्यापार के लिए नहीं हो, इसलिए आप दोनों लोग पब्लिक के भले के लिए चुने भी जाते हो। और ये अंडरटेकिंग भी जो पब्लिक के पैसे से कहीं ना कहीं से बनी हुई है, ये बनी भी इसीलिए कि उनके भले के कर सके, जब वो मुसीबत में है तो उसको सब्सिडाइज किया जाए। बिल्कुल। एक्साइज ड्यूटी को लेकर लोग थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, उसको आप समझा दीजिए किस तरीके से वो लगती है, क्या उसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट उसका होता है, किस तरीके से उसको लगाया जाता है, क्योंकि पब्लिक इस चीज को समझना चाहती है एक्साइज ड्यूटी को। देखिए, एक्साइज ड्यूटी, आप पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे हो ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। एक्साइज ड्यूटी में जो पेट्रोल और डीजल में 3-4 पार्ट है, ड्यूटी में 3-4 पार्ट है। एक पार्ट है सेस का, जो सेस कहते हैं, जिसको लगभग, जहां तक मुझे याद है, 4 रुपए पेट्रोल पे है और 2.5 रुपए जो है डीजल के ऊपर है। ये एक जो है पेट्रोल के ऊपर सेस लगता है, जिसमें कि कोई स्टेट गवर्नमेंट इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती। मतलब सेंट्रल के पास पैसे जाएंगे और सेंट्रल उसके हिसाब से, अपने हिसाब से, जहां उसका ऑब्जेक्टिव है उसको मीट आउट है। ऑब्जेक्टिव तो ये था कि कृषि में मीट आउट करेंगे, लेकिन चलिए उससे मान लेते हैं कि फिर दूसरा पोर्शन आता है सेंट्रल एक्साइज का। वो जो सेंट्रल एक्साइज है आज की डेट में लगभग 32 से 35 रुपए जो पर लीटर के करीब जो है वो पड़ता है। जो सेंट्रल एक्साइज है, जो सेंट्रल का एक्साइज है, इसमें से ये ठीक है कि वो एक फार्मूला बना है, हर साल एक फार्मूला बनता है, फाइनेंस कमीशन बैठता है, फार्मूला बनाता है, तो उसमें से कुछ पोर्शन जो है स्टेट के पास रहेगा, कुछ पोर्शन सेंटर है। फिर एक तीसरा पोर्शन आता है स्टेट एक्साइज का। स्टेट एक्साइज जिसको आप लोग बार बार वैट कहते हैं, पहले उसको सेल टैक्स कहते थे, फिर उसको वैट, आप वैट वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं, और आप उसको चाहे स्टेट एक्साइज कहना चाहे तो स्टेट एक्साइज कर लें। वो एक पोर्शन है जो 20 से 22 रुपए हर स्टेट अपने हिसाब से लगाती है। अब वो कुछ स्टेटों ने 20 की जगह 10 रुपए लगाए तो आपके पेट्रोल या डीजल के दाम कुछ स्टेटों में कम हो जाते हैं। वो 20 की जगह 22 रुपए लगाते हैं तो कुछ दाम बढ़ जाते हैं। ये 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं। इसके अलावा जो कंपोनेंट होता है, एक पेट्रोल डीजल में ट्रेवल करने का मतलब जो ऑयल और डीजल को ले जाने की कॉस्ट होती है, और एक होती है कमीशन होता है, जो डीलर जो होता है उसका एक कमीशन होता है, और उसके अलावा एक और ओरिजिनल जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट एक अलग होती है, जो रिफाइनरी के हिसाब से कॉस्ट लग करके आती है। वो टोटल आज की डेट में शायद 32-33 रुपए के करीब कॉस्ट, वो 33 से 34 रुपए की कॉस्ट वो भी पड़ती है। तो ये 4 कंपोनेंट है। अगर सरकार, अब इसमें समझिएगा, सरकार अगर केंद्र सरकार कहे कि मैं अपने जो 35 रुपए में से 15 रुपए छोड़ती हूँ, तो इमीडिएटली 15 रुपए से डीजल पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे। बिल्कुल, इनफैक्ट 15 रुपए की जगह थोड़ा सा ज्यादा होंगे, क्योंकि वो अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो कुछ चीजों के और भी दाम कम हो जाए। तो 15 रुपए आप मान लीजिए तो कम तो इमीडिएटली होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट 10 रुपए छोड़ती है तो कम हो जाते हैं। तो अगर आज की डेट में देखा जाए, क्योंकि ये बेसिक इनपुट है हर काम के लिए, हर कॉस्ट के लिए, चाहे वो एक हमारे ऑफिस का एक आदमी कर्मचारी जो जाता है, बस से जाता है, तो बस की कॉस्ट बढ़ गई है, क्योंकि उसके पेट्रोल या डीजल से भी चलता है, वो उसकी कॉस्ट बढ़ गई है, तो उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर भी कम पड़ेगा।
ऐसे जो सब्जी वाले मार्केट में सब्जी गांव से सब्जियां शहर तक लाते हैं, वो जो उनका जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा। ऐसे दूध का कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तो कई चीजों की कॉस्ट जो है डायरेक्ट इससे इम्पैक्टेड है। आपकी ट्रेवल कॉस्ट कम हो जाएगी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जगह जाने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने कम हो जाएगी। एयर की कॉस्ट कम होगी, एयर फ्यूल पे भी एक्साइज लगता है, तो सारी आपकी कम। तो वो जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है उसको सरकार को कहीं ना कहीं से कम करना चाहिए। अगर हमारी कोई माने तो कायदे से तो आज की डेट में कि 35 रुपए केंद्र सरकार को विड्रॉ कर लेने चाहिए। उसकी जगह जैसा बाकी जगह लोग कहते हैं, जैसे रंजन जी से लेकर के जो आज इकोनॉमिस्ट ने भी हमारे नोबेल पुरस्कार भी ज्यादा अभी बनर्जी ने भी कहा कि आप नोट छापिए, आपके पास कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है, तो आप नोट छाप करके उसकी कमी पूरी कर सकते हैं। वो जब आप नोट छापोगे तो एडिशनल पैसा जो है मार्केट में आएगा। जब एडिशनल पैसा मार्केट में आएगा उससे सर्कुलेशन बढ़ेगी। ये माना जाता है कि उससे महंगाई भी बढ़ेगी, क्योंकि जब एडिशनल पैसा आता है तो हो सकता है कि आपके यूएस डॉलर के मुकाबले आपका रुपये का थोड़ा सा डीवैल्यू हो जाए, ये बात मानी जाती है। लेकिन वो इम्पैक्ट आप सह सकते हैं, और प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में वो इम्पैक्ट आपको सहना जरूरी है इन चीजों को कम करने के लिए और आर्थिक गतिविधियों को ठीक करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। एक और चीज़ राजेश्वर जी, जहां पर सरकार अपनी ही बातों में फंस जाती है वो ये है कि सरकार कहती है कि हमारे से कोई मतलब नहीं है, हमें कोई आमदनी नहीं होती, ना हम रेट कम कर सकते हैं ना हम रेट ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा जब से बंगाल के इलेक्शन हुए हैं तब से लेकर अब तक 30 से 35 बार पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। उससे पहले हमने नहीं देखा था, इलेक्शन के बाद से हम देखते हैं। ये तो वो तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही बताया। हाँ, ये तो कहने की बात है ना। बिल्कुल, ये वो जो मेडिकल रिपोर्ट की बात है ना, आप फैक्ट देखिए। हाँ। जिसके ऊपर 85% कंट्रोल केंद्र सरकार का हो और वो ये कहे कि हमारा इस पे कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है, ऑन पेपर ये बात कह सकते हैं कि आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल किसका कंट्रोल है? प्रैक्टिकल आपका ही कंट्रोल उसके ऊपर पूरा है। जैसे मैं आपको पॉलिटिकल एग्जाम्पल दूं कि हम कहें कि उत्तराखंड में चीफ मिनिस्टर जो है उसके वहां के विधायक चुने जाएंगे जी, और जी जी कॉन्स्टिट्यूशन भी ये कहता है कि विधायक ही चुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसे जब केंद्र। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश्वर जी, बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि समय की कमी है, और बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी सारी जानकारी देने के लिए, क्योंकि इस रेट को लेकर पब्लिक कंफ्यूज रहती है। कई बार ये होता है कि सरकार जो बताती है वो आंकड़े भी गलत निकलते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे।